हेलो, नमस्ते, राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल नर्चर योर डेस्टिनेशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे और संविधान में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे जो थोड़ा सा हमारे लिए रोचक होगा। जैसे जो हमारा संसद का सत्र अभी चल रहा है, संसद का सत्र कैसे स्थगन होता है, कैसे सत्रभाषण होता है, कैसे संसद का सत्र आहूत किया जाता है, कौन कौन से उसमें बैठकें होती हैं, लोकसभा का विघटन क्या होता है, कोई विधेयक अगर पारित कर दिया गया है और उस बीच में लोकसभा का विघटन हो जाएगा तो उस विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब काफ़ी रोचक चीज़ें हैं जिनको हमें जानना चाहिए, क्योंकि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो रही हैं। वर्तमान में भी जैसे देख रहे हैं हम लोग कि जेपीसी के नाम पे और राहुल गांधी जी के भाषण पे को लेकर डिबेट हो रहा है दोनों पक्षों के बीच में। इसी के बीच में हमारा संसद लगातार स्थगित किया जा रहा है। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये हमारे लिए वैसे भी जानकारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लस हम लोग अगर एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे लिए किस प्रकार के इसमें से क्वेश्चन बनते हैं वो भी जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसद का सत्र का सत्राभाषण स्थगन और उसका लोकसभा का विघटन। ठीक है, तो जो हमारा अनुच्छेद 85 है, ठीक है, आर्टिकल जो 85 है उसी में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह संसद के सत्र को बुलाए, या तो संसद का सत्रभाषण कर दे या तो लोकसभा का विघटन कर दे। तो इसमें तीन चीजें हो रही हैं। राष्ट्रपति क्या कर रहा है, संसद का सत्र बुला रहा है, या तो सत्र को पूरी तरीके से समाप्त कर दे रहा है, या तो लोकसभा का विघटन कर दे रहा है। तीन चीजें हैं इसमें जो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है अनुच्छेद 85 के द्वारा। संसद का सत्राहूत, सत्रावसान, सी लोकसभा का विघटन। ये तीन चीजें हैं। इसमें हमें यही जानना है, संसद से समझिएगा लोकसभा राज्यसभा दोनों का। जब हम लोग संसद की बात करते हैं तो हमारा दिमाग तो लोकसभा पे ही जाता है, क्योंकि वहीं पे हमारे द्वारा चुने हुए मेंबर रहते हैं। राज्यसभा का हम लोग कम सोचते हैं। लेकिन जब संसद का सत्र बुलाया जा रहा है तो उसमें हमको तीनों को इंक्लूड करना है। राष्ट्रपति तो रहेंगे उसमें, लेकिन जब उनकी बैठकें बुलाई जा रही तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा को हमें ध्यान में रखना है कि संसद का जो सत्रभाषण या तो सत्र आहूत किया गया है उसमें लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों इंक्लूड है। तो अब इसमें पहली चीज तो क्या है कि राष्ट्रपति के पास क्या होता है, संसद का सत्र आहूत करता है। तो कितने प्रकार के उसमें जो सत्र होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, पहला तो हम यही जान लेते हैं। सत्र आहूत मतलब जो संसद के सदस्य हैं उनकी बैठकें आयोजित करना, जो लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं उनकी बैठकों को आयोजित करना, इसी को सत्र का आहूत करना कहते हैं। तो इसमें तीन प्रकार की बैठकें होती हैं। एक बजट सत्र होता है, दूसरा मानसून सत्र होता है, तीसरा शीतकालीन सत्र होता है। बजट, मानसून, तीसरा शीतकालीन। बजट वाला कब से कब है, फरवरी से मई तक। एक महीने का गैप दे दीजिए, उसके बाद जुलाई से लेकर सितंबर तक जो आपका मानसून सत्र चलता है, और जो लास्ट वाला है वो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। ठीक है, तो तीन प्रकार के सत्र हो गए। एक फरवरी से मई हो गया, आपका बजट सत्र हो गया। उसके बाद मानसून सत्र होता है जो आपका कहां से कब तक चलता है, जुलाई से लेकर सितंबर तक। लास्ट वाला आपका शीतकालीन सत्र होता है जो आपका कब से कब चलता है, नवंबर से दिसंबर तक। संविधान में हमारे ये प्रावधान किया गया है कि जो भी दो बैठकें होंगी उनके बीच में जो गैप होगा मिनिमम 6 माह का होगा। मतलब 6 माह से अधिक का गैप नहीं हो सकता है। जो भी दो बैठकें बुलाई जाएंगी उनके बीच में जो गैप होगा वो 6 माह का होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक साल में 2 बैठकें करना अनिवार्य है। ठीक है, तीसरी चीज इसमें क्या होगी, चौथी चीज, एक साल में 2 बैठकें। लेकिन होती कितने हमारे यहाँ, 3। मतलब 2 तो मिनिमम करनी ही है, 2 से ज्यादा हो सकती है। तो 2 के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो सत्र आहूत किया जा रहा है उसमें कौन कौन सी चीजें हो गई। पहला तो यही कि कितने प्रकार के सत्र होंगे, तो 3 प्रकार के हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। क्वेश्चन एक इससे स्टेप और बढ़ के पूछ सकता है कि कौन सा सत्र जो है ज्यादा समय तक चल रहा है। तो आप देखेंगे बजट सत्र जो है ज्यादा समय तक चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 4 महीने उसमें आ रहे हैं। मानसून सत्र में जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 आ रहे हैं और शीतकालीन में केवल 2 महीने आ रहे हैं। क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको बताइए। तो सबसे ज्यादा लंबा सत्र कौन चल रहा है, बजट,
उसके बाद मानसून है, उसके बाद शीतकालीन सत्र है। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति जो सत्र को आहूत करता है, बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। तीसरा क्वेश्चन हमारा इधर बन रहा है कि जो 2 बैठकें होंगी सत्रों के बीच में, उसमें 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो सत्र आहूत से हमारे 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रपति बुलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, सत्रवसान। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा सत्र अवसान, मतलब सत्र का समाप्त हो जाना। इसको भी कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, सत्र को समाप्त कर देता है। सत्र अवसान राष्ट्रपति की, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सत्र प्लस अवसान, अवसान का मतलब होता है खत्म हो जाना, तो या तो गिर जाना। तो यही आपका जो राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति रहेगी कि सत्र का जो है अवसान कर सकता है, या तो सत्र को खत्म कर सकता है। तीसरी चीज जो कंफ्यूजन हमारी होता है, एक स्थगन को लेकर और सत्रावसान को लेकर, दोनों क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में, आखिर अंतर क्या क्या है, किस आधार पर दोनों को, मतलब दोनों में डिफरेंशिएट किया जाता है। तो एक तो स्थगन हो गया, दूसरा सत्रावसान हो गया। स्थगन जो होता है, जो भी सदन है, चाहे लोकसभा हो गया या राज्यसभा का हो गया, उसमें जो पीठासीन अधिकारी है, जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसके पास पावर होगी, या तो राज्यसभा का जो सभापति है उसके पास पावर होगी कि वो संसद का स्थगन कर दे। स्थगन का मतलब हो गया कि जो वर्तमान बैठक चल रही है उस दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ हफ्ते के लिए स्थगित कर दी जाती है, या कभी कभी जब उसमें डेट निर्धारित नहीं होता है कि कब निश्चित अगली बैठक होगी, तो उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगन करते हैं। और सत्रावसान का हो गया कि वो पूरा सत्र ही पूरा समाप्त हो जाता है, उसमें पर्टिकुलर एक दिन के लिए नहीं होता है, जो जितने भी महीने की बैठक रहती है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। तो पहला अंतर ये हो जाएगा कि इसको जो करता है वो पीठासीन सदन का पीठासीन अधिकारी करता है, और सत्रावसान को कौन करता है, जो राष्ट्रपति रहता है वो करता है, राष्ट्रपति, और ये पीठासीन अधिकारी। दूसरी चीज इसमें क्या है कि वही ये कुछ हफ्ते घंटे के लिए हो सकती है, और सत्रावसान पूरे सत्र की समाप्ति हो जाती है। दो बेसिक अंतर है सत्रावसान और आपके स्थगन में। स्थगन कौन करता है, जो सदन का पीठासीन अधिकारी रहेगा वो करेगा, और सत्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान पूरे जो है सत्र की समाप्ति हो जाती है। जैसे बजट सत्र चल रहा है, अगर राष्ट्रपति ने कह दिया सत्रावसान, तो वो पूरा बजट सत्र ही पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अब जब मानसून बजट आएगा या तो शीतकालीन बजट होगा, तब जो मानसून या तो सत्र आएगा या तो शीतकालीन सत्र आएगा, तब बैठक होगी। ठीक है, सत्रावसान का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति पूरी तरीके से सत्र को समाप्त कर दिया। जैसे अगर बजट सत्र चल रहा है तो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, फिर मानसून सत्र आएगा या तो शीतकालीन सत्र आएगा, तब बैठक होगी। स्थगन का मतलब हो गया कि जैसे आज के दिन की बैठक होने वाली है, उसमें जो पीठासीन अधिकारी है वो अपना स्थगित कर देगा कुछ घंटे के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, या तो कभी कभी अनिश्चित काल के लिए हो जाता है। अनिश्चित काल तब होता है जब उसमें कोई डेट निर्धारित नहीं होती कि नेक्स्ट बैठक कब होगी। ये होता कब है स्थगन, जैसे अगर गणपूर्ति ना हो, जैसे एक कोरम बताया गया है कि किसी भी बैठक को होने के लिए, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, 1/10 सदस्य होने चाहिए। अगर इतने सदस्य नहीं है तो जो है सदन का स्थगन हो जाता है। तो पहला क्या हो गया, गणपूर्ति न होने पर। दूसरी चीज क्या है, कोई सदस्य जो है जिसकी मृत्यु हो गई हो, उसको जो है अपना शोक संवेदना देने के लिए भी सदन का जो है स्थगन कर दिया जाता है मृत्यु होने पर। तीसरी चीज क्या है कि जो सदन की व्यवस्था होनी चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं है तो भी स्थगन हो जाता है। जैसे इस समय हम लोग देख रहे हैं, दोनों जो है पक्ष दल और विपक्षी दल जो सत्ता में है और विपक्ष दोनों अपनी अपनी मांगों को लेकर लगातार नारेबाजी वगैरह हो रही है, तो सदन का जो माहौल है वो चलने लायक नहीं है, इसलिए जो है सभापति उसको या तो जो अध्यक्ष है उसको स्थगित कर दे रहे हैं। ठीक है, और जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे सत्रावसान कर सकता है। ठीक है,
तीसरी चीज क्या है कि स्थगन और सत्रावसान होने से जो भी विधेयक है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्थगन और सत्रावसान होने से विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, स्थगन एवं सत्रावसान होने से विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरी चीज हमें क्या जाननी है, जो राष्ट्रपति के पास पावर है वो मंत्रिपरिषद के कहने पर लोकसभा का विघटन कर देता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा का विघटन कर देता है। लोकसभा के विघटन का मतलब हो गया कि जो वर्तमान लोकसभा थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। अब नई लोकसभा के सदस्यों के लिए चुनाव होगा और नया जो है सदस्य उसमें चुन के आएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति जो है ये सब सारी पावर किसके आर्टिकल 85 के तहत ही राष्ट्रपति को दी गई है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा का विघटन कर दे रहा है। लोकसभा का विघटन का मतलब हो गया कि जो वर्तमान लोकसभा थी वो समाप्त हो गई है, अब नई लोकसभा चुन के आएगी और वो अपना कार्य करेगी। मेन अब हमें जानना है कि लोकसभा का जब विघटन हो जाता है तो जो विधेयक है उन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। राज्यसभा तो एक अस्थायी सदन है, उसका तो विघटन हो नहीं सकता, तो लोकसभा का विघटन हो रहा है और जो प्रभाव पड़ रहा है वो विधेयकों पे पड़ रहा है। तो हमें यही जानना है कि लोग, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल रहता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या इसमें प्रभाव पड़ता है। थोड़ा सा एक अपना लिंक बना के अगर उसको पढ़ लेंगे तो आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। ये किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 107 में दिया गया है। उसमें यह बताया गया कि यदि किसी लोकसभा का विघटन हो जाता है तो जो भी विधेयक है, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो या राष्ट्रपति के पास हो, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। विधेयक के लिए समझिए, विधेयक क्या होता है, तो या तो लोकसभा में पेश होगा या राज्यसभा में पेश होगा। ठीक है, उसके बाद या तो लोकसभा द्वारा पारित किया जाएगा या तो राज्यसभा द्वारा पारित किया जाएगा। यदि राज्यसभा द्वारा पारित किया जाएगा तो लोकसभा के पास रहेगा, लोकसभा के द्वारा पारित किया जाएगा तो राज्यसभा के पास होगा। दूसरी स्थिति होगी। तीसरी स्थिति क्या है, लोकसभा राज्यसभा दोनों पारित कर दिए तो राष्ट्रपति के पास रहेगा, और राष्ट्रपति जब उसको अपना अनुमोदन दे देता है या तो अपनी अनुमति दे देता है तो कोई विधेयक कानून बन जाता है। ये पूरी विधेयक की जो है स्थिति रहती है। तो हमें यही समझना है कि किस किस स्तर पे अगर विधेयक है तो उस पर लोकसभा के विघटन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला लोकसभा से ही लेके चलते हैं। यदि कोई विधेयक लोकसभा में है, या तो लोकसभा में पेश कर दिया गया है या तो राज्यसभा द्वारा पारित करके लोकसभा के पास आ गया है, तो वो विधेयक पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से समझिए, कोई भी नई सरकार आएगी तो वो अपने हिसाब से कोई विधेयक या कानून लाना चाहेगी, पुरानी सरकार के हिसाब से वो नहीं चलना चाहेगी। तो जो भी उसके पास पावर में रहेगा वो जाहिर सी बात है उसको नहीं लागू करेगी। जैसे कांग्रेस है अभी सत्ता में आ गई और बीजेपी द्वारा कोई विधेयक पारित किया गया है, तो जाहिर सी बात है राज्यसभा से उसके पास आया तो वो उस पर कंसीडर नहीं करेगी, वो अपने हिसाब से उसमें चेंजेस वगैरह करेगी। तो इसी तरीके से याद रखिएगा कि यदि कोई विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है या तो राज्यसभा द्वारा पारित करके, यदि लोकसभा के पास है, विधेयक की तीन स्थिति मैंने बताई है, या तो लोकसभा के पास रहेगा या राज्यसभा के पास या तो राष्ट्रपति के पास। ठीक है, या तो विधेयक लोकसभा के पास रहेगा या तो राज्यसभा के पास रहेगा या तो राष्ट्रपति के पास रहेगा। तो पहला स्थिति हमें लोकसभा के पास देखना है। जो भी विधेयक लोकसभा के पास है या तो पेश कर दिया गया है या राज्यसभा द्वारा पारित होकर लोकसभा के पास आया है वो समाप्त हो जाएगा। लोकसभा में देन समाप्त। दूसरी स्थिति क्या रहेगी कि विधेयक जो है राज्यसभा के पास है। यदि राज्यसभा के पास कोई विधेयक है तो वो क्या होगा, उस पर लोकसभा के विघटन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि उस विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया है तो वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समझिए, यदि राज्यसभा के पास है, यदि वो विधेयक केवल राज्यसभा के पास है
तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट लोकसभा ने पारित कर दिया है और अभी उसने कानून का रूप नहीं लिया है और राज्यसभा के जस्ट पास है, तो अभी कानून का रूप लेने के लिए उसके पास भी राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति भी क्या रहता है, जो भी वो सत्ता पार्टी रहती है उसका प्रभाव रहता है, तो जाहिर सी बात है वो अपने हिसाब से उस विधेयक को पारित कराना चाहेगी। तो उसके वो जो विधेयक जो रहेगा राज्यसभा के पास जो रहेगा वो भी समाप्त हो जाएगा यदि लोकसभा ने उसको पारित कर दिया है। राज्यसभा ने जो पारित किया है वो भी समाप्त हो जा रहा है लोकसभा के पास, और जो लोकसभा ने पारित किया है जो राज्यसभा के पास जा रहा है वो भी समाप्त हो जा रहा है। तीसरी स्थिति से में क्या होती है कि लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राष्ट्रपति ने उस पर संयुक्त अधिवेशन बुला लिया है। यदि संयुक्त अधिवेशन बुला लिया है तो वो विधेयक समाप्त नहीं होगा, फिर संयुक्त अधिवेशन में वो विधेयक पारित किया जाएगा। ठीक है, जो भी विधेयक लोकसभा में राज्यसभा द्वारा पारित कर दिए गए हैं और उस पर जो है राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुला लिया है, या तो दोनों के द्वारा पारित नहीं किए गए हैं, कोई भी विधेयक होता है जिसपे लोकसभा या तो सहमत नहीं रहती या तो राज्यसभा सहमत नहीं रहती, जब दोनों सहमत नहीं रहते तो क्या बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन। तो ऐसे विधेयक जिनके लिए राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुला लिया है वो भी जो है समाप्त नहीं होते हैं। और चौथी स्थिति क्या है, जो लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा पास कर दिए गए हैं और राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है तो वो भी विधेयक जो है आपका समाप्त नहीं होता है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा बोल लेता हूँ।